गुजरात की मिट्टी से निकला एक योद्धा जो आरएसएस की शाखा से उठा, संगठन की आग में तपा और आज इस नए भारत का मजबूत स्तंभ बन चुका है। नाम है अमित शाह, एक ऐसा रणनीतिकार जिसने हर जटिल परिस्थिति में खुद को साबित किया, हर विषम हालात में संगठन को संभाला। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पावरफुल पोस्ट है, या फिर पद उनके पास इसलिए आया क्योंकि वो पहले से पावरफुल थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमित शाह ने एक पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, किस तरह उन्होंने देश की हर चुनौती को खत्म किया। यूं तो अमित शाह के राजनीतिक सफर की शुरुआत ना ही किसी आंदोलन से हुई और ना किसी क्रांति से, और ना ही राजनीति उनको पुश्तैनी मिली है। अमित शाह की अनकही कहानी। 22 अक्टूबर 1964 का वो दिन जब मुंबई के एक साधारण गुजराती गली में अमित शाह का जन्म हुआ। उनके जन्म के बाद उनका परिवार गुजरात के मानसा चला गया क्योंकि परिवार की जड़ें यही थी। एक मिडिल क्लास परिवार जहां पिता अनिल चंद्र शाह पीवीसी पाइप्स का सफल बिजनेस चलाते थे, वहीं मां कुसुमबेन घर संभालती थी। यानी राजनीति से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लेकिन फिर आता है साल 1982 जब शाह ने आरएसएस को ज्वाइन किया और वहां उनकी मुलाकात हुई उस शख्स से जिन्होंने शाह के भीतर राजनीति की अलख जगाई, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये वो दौर था जब मोदी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे और मोदी ने ही शाह को एबीवीपी यानी आरएसएस की स्टूडेंट विंग को ज्वाइन करने का सजेस्ट किया था। इस सुझाव ने अमित शाह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। भले ही आपको अमित शाह की ये जिंदगी सरल लग रही हो, लेकिन शाह के जीवन में असली मोड़ तब आता है जब पहली बार मोदी के कहने पर शाह ने गुजरात के सरकेस विधानसभा क्षेत्र से 1997 में उपचुनाव लड़ा और वहां पर जीत हासिल की। गुजरात मॉडल संगठन से सत्ता तक का सफर। साल 1998, 2002, 2007 में लगातार इस सीट से अमित शाह चुनाव जीते। लेकिन अमित शाह के कुशल नेतृत्व, कुशल संगठनकर्ता होने की पहली झलक साल 2022 में देखने को मिली, जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके सामने चुनौतियां थी। पहला, पार्टी के अंदर बैलेंस बनाना। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना। तीसरा, चुनावी तंत्र को मजबूत करना। और इन तीनों ही जगह पर फिट बैठते थे अकेले अमित शाह। इसलिए कहा जाता है कि जहां जहां मोदी का करिश्मा था, वहां शाह की रणनीति थी। शाह की छवि पर लगे दाग। कहते हैं ना, जहां सत्ता की ताकत चरम पर होती है, वहां सवालों की छाया भी सबसे गहरी पड़ती है। ठीक यही अमित शाह के साथ हुआ साल 2005 में, जहां सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी एक पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। शुरुआत में इसे रूटीन एनकाउंटर कहा गया, लेकिन धीरे धीरे सवाल उठने लगे। मीडिया में बहस छिड़ गई, जांच एजेंसियां एक्टिव हुई और कोर्ट ने भी मामले को अपने हाथ में ले लिया। फिर आया 24 जुलाई 2010, जब वो दिन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिन हाथों में कल तक सूबे की सुरक्षा की कमान थी, उन्हीं हाथों को आज सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया और अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। कल तक जो प्रदेश की सत्ता संभाल रहा था, आज वही व्यक्ति जेल की चार दीवारी में कैद था। ये वो दौर था जब हर कोई ये मान बैठा था कि अमित शाह का करियर खत्म हो चुका है, मगर शाह ने हार नहीं मानी और ना ही टूटे ना ही झुके। उन्होंने चुपचाप बिना शोर शराबे के उसी संकल्प का साथ इंतजार किया, जिस संकल्प ने उन्हें आरएसएस की शाखा से शुरू करके गुजरात की सत्ता तक पहुंचाया था। 2014 टर्निंग पॉइंट, शाह का पॉलिटिकल राइज। फिर आया साल 2014 जब बीजेपी ने पहली बार नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया और अमित शाह को सौंपी गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। जेल से निकलकर सीधे मैदान में उतरे अमित शाह ने गुजरात मॉडल की तर्ज पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम किया। हर बूथ पर वोटर लिस्ट, फीडबैक सिस्टम और डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया गया,
जिसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी को 80 में से 73 सीटों पर जीत मिली। और जिस बीजेपी को साल 1984 में पूरे देश में मात्र 2 सीटें मिली थी, उस पार्टी ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनाई। 9 जुलाई 2014 का वो दिन जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली और वहीं दूसरी तरफ शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। भले ही यह संवैधानिक पद नहीं था, मगर असली ताकत यही थी जिसमें पार्टी का नैरेटिव, रणनीति और भविष्य की रूपरेखा तय करने की कमान सौंपी गई। रणनीति के चाणक्य का उदय। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर अमित शाह ने मंत्र दिया कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो। उन्होंने एक एक नेता से लेकर कार्यकर्ताओं को यह बता दिया कि पार्टी सिर्फ आइडियोलॉजी और भावनाओं के दम पर नहीं, डेटा और कैलकुलेशन के आधार पर चलती है। हालांकि अध्यक्ष पद पर रहते हुए अमित शाह की असली परीक्षा थी 3 साल बाद, यानी 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव। एक ऐसा राज्य है जो पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स, जातियों, उपजातियों, स्थानीय बाहुबलियों के बीच उलझा हुआ था। इन सब के बावजूद अमित शाह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ना कोई सीएम फेस मैदान में उतरा, ना कोई मास लीडर, सिर्फ चुनाव लड़ा गया मोदी के नाम पर। और जब नतीजे आए तो सब चौंक गए, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 2 दशकों के बाद अपनी सरकार बनाई। ये जीत इसलिए खास थी क्योंकि शाह ने कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और डाटा के आधार पर विपक्ष को मात दी थी। यूपी की इसी जीत के बाद यही मॉडल शाह ने नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी अपनाया और नतीजा, जहां एक समय तक बीजेपी की कोई राजनीतिक जमीन नहीं होती थी, वहां भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। फिर आया साल 2019, जब दूसरी बार बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। खास बात यह थी कि शाह ने 2019 के चुनाव में भी खुद गुजरात के गांधीनगर सीट से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। इस चुनाव के बारीक आयोजन, चुनावी गठजोड़, बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट ने यह बता दिया कि चुनाव लड़ने और लड़ाने में शाह से बेहतर धुरंधर और कोई नहीं है। हर चुनौती का एक जवाब अमित शाह। 2019 में जब मोदी ने पीएम पद की शपथ ली, उस समय पूरे भारत ने अमित शाह की वो पावरफुल इमेज देखी जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन से पहली बार कहा, मैं अनिल चंद्र शाह गृह मंत्री पद की शपथ लेता हूं। जहां मोदी गवर्नमेंट में उन्होंने नंबर 2 की पोजीशन अपने पास रखी और इसके साथ शाह के खाते में आई सीबीआई, आईटीबीपी, एसएसबी, रॉ, एनआईए, एनसीबी और एटीएस जैसी एजेंसियां जो सीधे तौर पर शाह को रिपोर्ट करती हैं, यानी देश की लगभग सारी सुरक्षा शक्तियों का कंट्रोल शाह के हाथों में आ गया। ऐसे में कोई भी इंसान ये अनुमान लगा सकता है कि अमित शाह कितने पावरफुल लीडर हैं, जिसका नतीजा हमें साल 2019 में 5 अगस्त को देखने को मिला, जब गृह मंत्री के तौर पर शाह ने सदन में भाषण दिया कि अब देश में 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे और धारा 370 जैसे नासूर को खत्म कर दिया। इसी साल ही दिसंबर में शाह ने पूरे देश के सामने सीएए लागू करवा दिया। यानी एक तरीके से गृह मंत्री शाह ने देश के विकास में रोड़ा बन रही चुनौतियों को उखाड़ फेंकने का जिम्मा उठा लिया। यही नहीं, शाह के नेतृत्व में आतंकवाद पर भी करारा प्रहार हुआ। शाह का सहकारिता क्षेत्र में बड़ा बदलाव। देश में पहली बार मोदी सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने अपने सबसे विश्वसनीय प्रहरी अमित शाह को दी और अमित शाह के नेतृत्व में अब तक सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारिता नीति लागू की, जिसका लक्ष्य 2034 तक सहकारिता क्षेत्र में 50 करोड़ सक्रिय सदस्य और जीडीपी में योगदान 3 गुना करना है। तो ये जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई और हाल ही में इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया और वो है भारत टैक्सी। यानी चुनौती कैसी भी क्यों ना हो, हर मुद्दे का समाधान करना शाह को आता है।
एक और जहां मजबूत रणनीति शाह की पहचान है, दूसरी ओर धरातल से जुड़ी बेसिक समस्याओं का निदान करना उन्हें बखूबी आता है। और यही अमित शाह को सबसे अलग और सबसे बेहतर बनाता है, जिसने आज बीजेपी को उस मुकाम पर पहुंचाया है जो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था।